हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है लर्न इको मैजिक विद आरिफ शिवली में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की तैयारी करते हैं और यहाँ पर कम्युनिकेशन की सीरीज़ चल रही है। कम्युनिकेशन जो हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है पेपर 1 की, इसके हम 6 लेक्चर्स कर चुके हैं। आज हमारा 7वां लेक्चर्स है। 2 लेक्चर और आएंगे कम्युनिकेशन के ऊपर, फिर इन डिटेल सारा ही सिलेबस जो कम्युनिकेशन का है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा हमने रिसर्च एप्टीट्यूड को भी इन डिटेल कंप्लीट किया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं जा करके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि लर्न इको मैजिक के नाम से जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है, हमने यहाँ पर इकोनॉमिक्स की स्टैंडर्ड बुक्स अपलोड कर दी हैं और डेली क्विजेज और पेपर 1 के एमसीक्यूज हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। इसके अलावा जो यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम है और असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी पीएचडी एंट्रेंस से रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ्स होती हैं और नोट्स होते हैं वो हम लर्न इको मैजिक के टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कराते हैं। और हमारा जो इंस्टा का अकाउंट है लर्न इको मैजिक के नाम से, हम यहाँ पर नोटिफिकेशन, मोटिवेशनल कोट्स, फन फैक्ट्स और शॉर्ट नोट्स अपलोड करते हैं। तो अगर आपने इनको सब्सक्राइब और फॉलो ना किया हो तो प्लीज़ फॉलो कर लें। और एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि जो हमारा सिलेबस है कम्युनिकेशन का वो क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे कम्युनिकेशन में है कम्युनिकेशन की मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो इन डिटेल हम ये सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, वर्बल, इंटरकल्चरल, ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन और बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी, ये सारी ही चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। बस बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन रह गया है, तो आने वाले लेक्चर्स में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। आज हम बात करेंगे कि जो इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, फिर जो कुछ चीज़ें और रह गई हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कम्युनिकेशन बैरियर्स और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर ये कम्युनिकेशन की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं कि सबसे पहले कि प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होते हैं। जब भी हम क्लासरूम में जा रहे हों पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो हमको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कौन सी हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या किन किन एरियाज़ में हमें वर्क करना चाहिए। तो बेसिकली जो 5 चीज़ें हैं या कह सकते हैं कि 5 प्रिंसिपल्स हैं या 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है उन प्रिंसिपल्स को। एक प्रिंसिपल्स वो हैं जो टीचर के लिए बताए गए हैं कि टीचर को उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उन पॉइंट्स पे काम करना चाहिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर के। और फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल फॉर मैसेज डिज़ाइन, यानी कि जब भी टीचर एक क्लासरूम में पढ़ाने जा रहा हो तो वो जो कंटेंट पढ़ाने वाला है उस कंटेंट को कैसे डिज़ाइन करेगा, कैसे प्रेजेंट करेगा, तो उस डिज़ाइन के दौरान क्या क्या चीज़ें हैं उनको फॉलो करना चाहिए टीचर को, या कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर वो बेस होना चाहिए। और प्रिंसिपल फॉर इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड मीडिया, यानी कौन से मेथड्स का यूज़ करना चाहिए और कौन सी मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए या पढ़ाने के लिए बच्चों को, इसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स फॉर स्टूडेंट्स की, और फिर प्रिंसिपल्स फॉर क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए कौन कौन से चीज़ें या कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनका हमको ख्याल रखना चाहिए। तो इन 5 बेसिस पे आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो एक क्लासरूम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स फॉर टीचर, यानी कि टीचर्स को कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। तो ए टीचर शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज़। अगर एक टीचर के पास ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो मेंशन्ड हैं, जैसे कि डेवलप ए रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड परसेप्शन अबाउट सराउंडिंग। जो टीचर है उसको सराउंडिंग के बारे में, आसपास के बारे में और जो कुछ भी वो पढ़ाने जा रहा है वो एक उसको रियलिस्टिक कह सकते हैं वे देना चाहिए उसको, और एक रियलिस्टिक अंदाज में चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहिए, बताना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ वो ऐसा एक्सप्लेन करे जो पॉसिबल ही ना हो या बिल्कुल रियलिटी से हट करके हो। तो रियलिटी पर बेस्ड होना चाहिए, रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड होना चाहिए और एक ऐसा परसेप्शन होना चाहिए उसकी सराउंडिंग के आसपास जो सेल्फ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो। और जो कुछ भी वो सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा है, जैसे सपोज वो पढ़ाने जा रहा है कि रिसर्च एप्टीट्यूड क्या है, तो उस टीचर को प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, यानी कि उसको रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में हर एक चीज़ पता हो। रिसर्च क्या होती है, रिसर्च के टाइप्स क्या हैं, रिसर्च क्यों क्या की जाती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसकी क्या नीड होती है। तो ईच एंड एवरीथिंग सब्जेक्ट के बारे में उस टीचर को पता होनी चाहिए। तो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए उस सब्जेक्ट को लेकर के टीचर के पास। और
ऐसा कुछ ना हो कि अगर बच्चे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पूछ लें या कोई डाउट हो तो वो एक्सप्लेन ना कर पाए। तो उसको चाहिए कि वो अपने सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी हासिल करे और सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ करके जाए। जब भी क्लासरूम में पढ़ाने के लिए जाए तो जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है वो इफ़ेक्टिव हो जाता है। और लर्नर्स को समझना भी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो लर्नर्स के बारे में जानता ही ना हो। जो स्टूडेंट्स होते हैं क्लास के, तो उनकी क्या नीड है, वो किस तरह से समझते हैं या उनकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है, तो लर्नर्स के बारे में भी उस टीचर को पता होना चाहिए। तो एक प्रिंसिपल ये है। और जैसे ये साहब हैं कि ही डज दिस एवरी टेस्ट वी डोंट चीट सो वी डोंट चीट। तो ये साहब हैं जैसे नकल रोकने के लिए, क्योंकि ये अपने सारे ही बच्चों को जानते हैं कि बच्चे जब हम टेस्ट लेते हैं तो ये नकल करने लगते हैं या चीट करने लगते हैं। तो इस वजह से एक कॉर्नर में स्टूल लेके बैठ गया है कि अब नकल करो। तो उससे पता चल पाता है इवेल्युएशन स्किल। खैर ये तो एक एग्जांपल हो गया, बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं है। बट जो भी टीचर है उस टीचर को समझना चाहिए कि बच्चे किस अंडरस्टैंडिंग लेवल के हैं, बच्चे क्या चीज़ समझते हैं, क्या चीज़ नहीं समझते हैं, लैंग्वेज स्किल क्या है बच्चों की, बच्चों का एप्टीट्यूड क्या है, क्या एटीट्यूड रहता है बच्चों का। तो इन सारी चीज़ों के बारे में उसको समझ में आना चाहिए और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। जब भी वो कुछ कम्युनिकेट करे क्लास में टीचर, तो उसको सही से बातचीत करनी चाहिए और जो भी वर्बल या नॉन वर्बल क्यूज़ होते हैं जो, उनके ऊपर काम करना चाहिए। तो जितनी भी जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, कह सकते हैं वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो उसको इफेक्टिवली वो कम्युनिकेट करना चाहिए मैसेज को। और पेडागॉजी और एंड्रोगॉजी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए टीचर को, यानी कि कौन से कॉन्सेप्ट को लेकर के एंड्रोगॉजिकल अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है और कौन से कॉन्सेप्ट को लेकर के पेडागॉजी की अप्रोच रखने की ज़रूरत है टीचर्स को। पेडागॉजी बेसिकली कहते हैं कि लर्नर सेंटर्ड टीचर सेंटर्ड होती है पेडागॉजी, और जो एंड्रोगॉजी होती है वो लर्नर सेंटर्ड होती है। पेडागॉजी में जो टीचर सेंटर्ड का मतलब होता है कि टीचर ही सब कुछ इंस्ट्रक्ट करेगा, बताएगा कि वो कैसे। हम जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं, जब हम क्लास 5th 4th या 1st में होते हैं, तो सारा कुछ टीचर ही कंट्रोल करता है। तो जो कुछ भी समझना समझाना होता है पेडागॉजी में, वो बहुत ही कंट्रोल्ड होता है और इसी वजह से उसको हम टीचर सेंटर्ड भी कहते हैं। और जो एंड्रोगॉजी जो होती है, एंड्रोगॉजिकल लर्निंग जो होती है या एंड्रोगॉजिकल अप्रोच जो होती है, वो लर्नर सेंटर्ड होती है। टीचर बिल्कुल फ्री कर देता है बच्चे को कि आप इसको किस तरह से देखते हैं या आप किसी कॉन्सेप्ट को किस तरह से समझेंगे या किस तरह से आगे बढ़ रहे होंगे, अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप कर रहे होंगे। बस टीचर एज ए गाइड उसमें हेल्प करता है। तो टीचर को पेडागॉजी और एंड्रोगॉजी के बारे में पता होना चाहिए। ये भी उसको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पेडागॉजी यूज़ करनी है, कहाँ एंड्रोगॉजी यूज़ करनी है, और एक फ्लेक्सिबल अप्रोच रखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक वो फिक्स्ड अप्रोच के साथ आता हो कि हमको बस ये चीज़ बतानी है तो यही बताना है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं बतानी है। जैसे कोई स्टूडेंट एक नया कॉन्सेप्ट बता देता है या कोई नई चीज़ डिस्कस होने लगती है क्लास में, तो जो भी लेक्चर हो या जो भी मैसेज हो, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ वो कम्युनिकेट करे, बातचीत करे, और उसमें चीज़ों को ऐड करने की या रिमूव करने की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और कभी भी जब भी वो जाए क्लासरूम में तो ऐसा ना हो कि वो ऑब्जेक्टिव ना हो, और बाइस्ड कभी भी नहीं होना चाहिए टीचर को। वो अनबाइस्ड रहना चाहिए हमेशा। वो किसी भी चीज़ को लेकर के अनबाइस्ड होना चाहिए। जैसे कि बच्चों का बैकग्राउंड क्या है, बच्चों के पेरेंट्स क्या करते हैं, या बच्चों का कलर क्या है, बच्चे किस सोसाइटी से आते हैं या किस क्षेत्र से आते हैं, तो इन सब चीज़ों से हटकर उसे अनबाइस्ड होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए अपने टीचिंग प्लान को लेकर के, कि वो जो कुछ भी पढ़ाएगा उसमें वो ऑब्जेक्टिव रहेगा। जैसे कि 3 इडियट में हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि बहुत ज़्यादा फिक्स अप्रोच नहीं रखना चाहिए, फ्लेक्सिबल अप्रोच रखना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट्स की, और स्टूडेंट्स को एक फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए, एक लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए अच्छे से अच्छा। हमको कभी भी फिक्स अप्रोच नहीं रखनी चाहिए। और जो एक 3 इडियट का मैसेज भी बहुत अच्छे से, आप सब लोगों ने अगर मूवी देखी होगी वो, तो उसमें जो मैसेज दिया हुआ है कि आप सक्सेस के पीछे मत भागिए, आप टैलेंट के पीछे भागिए, स्किल के पीछे भागिए, आप डेवलप कीजिए अपने अंदर चीज़ों को, स्किल को डेवलप कीजिए। तो वो सारी चीज़ें हैं।
तो कभी भी जब भी टीचर कम्युनिकेट करे क्लास में जा कर के, तो उसको एक रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहिए, प्रोफिशिएंट होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर को लेकर के, या सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी उसकी होनी चाहिए, लर्नर्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप होना चाहिए उसके अंदर, और वो पेडागॉजी और एंड्रागॉजी को समझता हो और एक फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाए। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल फॉर मैसेज डिज़ाइन, यानी कि जब एक टीचर मैसेज को डिज़ाइन कर रहा हो तो उस डिज़ाइनिंग के दौरान वो कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखे। जैसे कि सबसे पहली चीज़ है कि वो क्लियर और स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स के साथ आए। क्लियर और स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जैसे कि उसको एक स्मार्ट अप्रोच अपनानी चाहिए। स्मार्ट एक निमोनिक्स है, इस निमोनिक का मतलब होता है एस फॉर स्पेसिफिक एंड एम फॉर मेजरेबल, यानी कि जो भी मैसेज हो या जो भी कम्युनिकेशन, कुछ भी कंटेंट जो भी पढ़ाने जा रहा है टीचर क्लासरूम में, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, एक ही टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, उसका मेजरमेंट किया जा सकता हो, और रिलेटिव टर्म्स में या एब्सोल्यूट टर्म्स में वो कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा, और वो अचीवेबल हो, यानी कि जो भी कंटेंट लेकर के जा रहा है कम्युनिकेट करने के लिए टीचर क्लास में, वो उसको कम्युनिकेट कर पाए। ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा लेकर के चला जाए जो कम्युनिकेट करने के काबिल ना हो, और रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम फ्रेम्ड होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि इस टाइम फ्रेम में वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे वो उसने 40 मिनट का एक कंटेंट तैयार किया, एक मैसेज को डिज़ाइन किया, तो 40 मिनट के अंदर अंदर ओवर हो जाना चाहिए सारे डिस्कशन के बाद, क्योंकि क्लास का एक लिमिटेड टाइम होता है 40 to 45 मिनट्स का जनरली। तो जब भी जो एक टीचर है मैसेज को डिज़ाइन करे, वो क्लियर हो अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के, एक उसको स्मार्ट अप्रोच अपनानी चाहिए, और जो भी मैसेज हो उसके टीचिंग से लेकर के या क्लास के जो स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने, उसके कोर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे रिलेवेंट होना चाहिए, और प्रॉपरली सीक्वेंस वे में बनाना चाहिए। मैसेज को डिज़ाइन करना चाहिए प्रॉपर एक सीक्वेंस वे में, जैसे सिंपल पहले जो आसान चीज़ें हैं उसको बताए, फिर टफ चीज़ों को बताया, यानी कि स्टेप बाय स्टेप उसको आगे बढ़ना चाहिए। कह सकते हैं कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना चाहिए, या कह सकते हैं इजी टू डिफ़िकल्ट से जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि सबसे पहले आकर के वो डिफ़िकल्ट चीज़ें पढ़ा दे और बच्चों का सर दर्द करने लगे और चीज़ें समझने में ना आए, और जो आसान चीज़ें हैं समझने वाली वो भी वो समझ ना पाए। जैसे कि कई बार एग्ज़ाम्स में होता है, जब एग्जामिनर पेपर सेट करता है तो बच्चों की स्किल्स चेक करने के लिए या पेशेंस लेवल चेक करने के लिए 10 टफ क्वेश्चन पहले ही एक लाइन से दे देता है, और बच्चे वो पेपर देख के घबरा जाते हैं। तो जब भी टीचर क्लासरूम में जाए तो उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो टीचिंग के दौरान पहले डिफ़िकल्ट चीज़ें ना पढ़ाए, पहले जो आसान चीज़ें हैं वो पढ़ाए, फिर उसके बाद डिफ़िकल्ट जाए, तब बच्चे उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं। और कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट जाना चाहिए, नोन टू अननोन की तरफ जाना चाहिए, यानी कि बच्चे जो पहले से जानते हैं वो बता दे, फिर उसके बाद जो बच्चे नहीं जानते हैं उसके बारे में बता दे। और फिर ऑब्जर्वेशन टू रीजनिंग, पहले ऑब्जर्व करवाना चाहिए बच्चों को कि हाँ ये चीज़ देखते हैं, फिर उसके बाद रीजनिंग के थ्रू उसको पढ़ाना चाहिए। तो ये कुछ टर्म्स हैं, या कह सकते हैं कि कुछ सीक्वेंस होते हैं, जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बताया, इजी टू डिफ़िकल्ट बताया। और जो भी लैंग्वेज यूज़ करे टीचर बच्चों के लिए उस मैसेज डिज़ाइन में जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है वो कॉम्प्रिहेंडेबल हो। तो कॉम्प्रिहेंडेबल अगर होगी तो इसका मतलब ये होगा कि वो बच्चों को वो लैंग्वेज समझ में आ रही है। ऐसा ना हो कि बच्चे वो लैंग्वेज समझ ही ना पाए, बहुत टफ वर्ड यूज़ कर दे टीचर। तो टीचर को आसान लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए। कॉम्प्रिहेंडेबल का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ समझ में आए या बच्चे समझ पाए किसी चीज़ को। और अप्रोप्रिएट सिम्बल्स का यूज़ करना चाहिए। जैसे टीचर है, एक क्लासरूम में ये पढ़ा रही हैं, तो इन्होंने कई सारे सिंबल्स बनाए हुए हैं इस पे राइटिंग बोर्ड के ऊपर। तो आप इसको देख सकते हैं कि राइटिंग बोर्ड पे जो इन्होंने सिंबल बनाए हुए हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे उसको समझ पाते हैं, या जो भी कंटेंट या जो मैसेज डिज़ाइन है उससे रिलेटेड ही ये सारे सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं। और रिलेवेंट एक्सरसाइज को भी यूज़ करना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो एक्सरसाइजेज हैं वो मैसेज डिज़ाइन से या कंटेंट से अलग हैं, या जो टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे अलग हैं। और जो भी जेनरस यूज़ करना चाहिए एग्जाम्पल्स का या नॉन एग्जाम्पल्स का। तो जितने भी एग्जाम्पल्स हों मैसेज डिज़ाइन के अंदर वो अच्छे एग्जाम्पल्स होने चाहिए, वो ख़राब एग्जाम्पल ना हो, कि ऐसा ना हो कि उससे एक गलत मैसेज जाए बच्चों के पास, निगेटिविटी क्रिएट हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और एक जो और प्रिंसिपल है कि इंस्ट्रक्शनल मेथड्स और मीडिया का सिलेक्शन करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए एक टीचर को। तो एक रिलेवेंट और अप्रोप्रिएट मेथड यूज़ करना चाहिए मीडिया का, यानी कि ऐसा मीडिया जो हो
हो जो जिसको बच्चे समझते हों। अगर राइटिंग बोर्ड के थ्रू बच्चे समझ रहे हैं तो उसके थ्रू आप समझाइए। अगर ऑडियो विजुअल जो डिवाइसेज होती हैं उनके ज़रिए अगर बच्चे समझ रहे हों तो उनका आप यूज़ करिए। जैसे इसमें बहुत सारी जो मीडिया डिवाइसेज हैं, जैसे आजकल बच्चे कंप्यूटर से भी पढ़ते हैं, बुक्स से भी पढ़ते हैं, और फिर स्मार्ट बोर्ड्स भी आ गए हैं, राइटिंग बोर्ड्स भी आ गए हैं, या सिर्फ हो सकता है बच्चे सिर्फ ओरली कम्युनिकेट कर देने से वो चीज़ समझ जाए। तो जो भी चैनल या जो भी मीडिया यूज़ करें कम्युनिकेट करने के लिए क्लासरूम में, वो एक रिलेवेंट और अप्रोप्रिएट मीडिया होना चाहिए। और अगर वैरायटी ऑफ मेथड्स एंड मीडिया की अगर आपके पास अवेलेबिलिटी हो जिससे आप मैसेज को आसानी से पहुंचा सकते हैं, तो आपको वेरिएशन भी करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ ऑडियो विजुअल डिवाइसेज के थ्रू समझाने में ज़्यादा हेल्प करेगी तो आप उसका यूज़ करिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ सिर्फ ऐसे ही डायरेक्टली कम्युनिकेट कर देने से वो चीज़ सही से पहुंच जाएगी स्टूडेंट तक और एक अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और जो भी मीडिया आप यूज़ करें उसकी क्वालिटी पे खास ध्यान दें। अगर आप कोई कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्टर का यूज़ कर रहे हैं, या कोई माइक का यूज़ कर रहे हैं, तो वो सही होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और मीडिया जो भी माध्यम यूज़ करें, जो भी चैनल यूज़ करें, तो जो टीचिंग लर्निंग का जो एक कॉन्सेप्ट है, जो टीचिंग लर्निंग का जो एक मेथड है, वो इंटीग्रेट होना चाहिए, वो आपस में अलाइनमेंट उसका होना चाहिए, यानी मिलना चाहिए। आप जिस भी मीडिया के थ्रू बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उससे बच्चों की जो लर्निंग है वो इंश्योर होनी चाहिए। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे मीडिया से रिलेटेड। और अब अगर हम बात करें आखिरी प्रिंसिपल्स की, कि प्रिंसिपल्स फॉर क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, तो जो लर्निंग एनवायरनमेंट के में जो कुछ चीज़ें आती हैं उसमें क्या चीज़ हो, तो सबसे पहले तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो जितनी भी क्लासेज हों वो क्लासेज शुड नॉट बी ओवर क्राउडेड, यानी कि क्लासेज में इतनी ज़्यादा भीड़ ना हो कि बच्चे ना उसमें सही से बैठ पाएँ और शोर शराबा होने की वजह से या मिसमैनेजमेंट होने की वजह से बैठ ना पाए। जैसे एक मान लीजिए अगर इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस होंगी तो ये एक ओवर क्राउडेड क्लास है और शायद में भी इफ़ेक्टिवली उतना कम्युनिकेशन अच्छा ना हो पाए। अगर ये मान लीजिए ये 50 लोग बैठे हुए हैं क्लास में, 60 लोग, तो कम से कम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए 30 या 35 लोग, तो एक जो कम्युनिकेशन होता है स्टूडेंट का या इंटरेक्शन होता है टीचर स्टूडेंट का, वो अच्छा रहता है। तो जो क्लासेस जो होनी चाहिए उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़े से कम होने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और इंश्योर प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट्स इन द क्लास, और प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट क्लास में होना चाहिए। जैसे एक सीटिंग अरेंजमेंट बना हुआ है क्लास में, तो प्रॉपरली स्टूडेंट बैठे होने चाहिए। ये ना हो कि एक सीट पे 8 लोग बैठे हुए हैं और एक सीट पे सिर्फ 2 लोग बैठे हुए हैं। तो एक प्रॉपर सीट अरेंजमेंट हो आपकी क्लास में, तो ये लर्निंग एनवायरनमेंट को थोड़ा सा और बेहतर कर देते हैं। और स्टूडेंट से जब भी आप कम्युनिकेट करें तो एनवायरनमेंट बेहतर करने के लिए उनके साथ एक रेपो बिल्ड करें, एक ताल्लुक बनाएं स्टूडेंट्स के साथ, टीचर और स्टूडेंट का जो होता है उसके ऊपर फोकस करें। तो रेपो बिल्डिंग के ऊपर खास ध्यान देना चाहिए टीचर को। और इंकरेज कोऑपरेशन एंड हेल्दी कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, तो अमंग स्टूडेंट्स के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन और एक दूसरे को कोऑपरेट करने की जो स्किल है उसको इंकरेज करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि बच्चे एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करें, अच्छे से मिलजुल के साथ में रहें और साथ में ही हेल्दी कंपटीशन करें, या किसी से हेट ना करें, और कुछ सबकी जो सक्सेस होती है उसमें साथ मिलकर खुश रहें और एंजॉय करें उसको, लर्निंग को। और इसमें एक दो चीज़ें और हैं, फीडबैक मैकेनिज्म भी होना चाहिए, यानी कि आप जब मैसेज को डिलीवर कर चुके हैं, जब पढ़ा चुके हैं, कम्युनिकेट कर चुके हैं अपने कंटेंट को, तो बच्चों से आप फीडबैक भी लें, या पढ़ाने के दौरान ही टाइम टू टाइम आप बच्चों से पूछते रहें। और एक्सपेरिमेंटेशन को भी इंकरेज करें और रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड कराएं। जैसे बच्चों की कभी कभी तारीफ़ कर दें, जैसे आप बच्चों से कुछ पूछते हैं और बच्चे ने अच्छा आंसर दिया, या आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं और फिर आप फीडबैक लेते हैं बच्चों से और बच्चों ने अच्छा रिस्पांस दे दिया, तो बच्चों की तारीफ़ करनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट कर देना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो रिवॉर्ड्स दें और सोशल रिकग्निशन प्रोवाइड कराएं। अपने कॉलेज में अपने कलीग्स से बताएं कि हाँ ये बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, इनके अंदर ये स्किल्स है। और एक नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएं। जब भी बच्चा आपकी क्लास में आए तो बच्चा डरा हुआ नहीं होना चाहिए, वो खुशी खुशी उसके चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कान होनी चाहिए। तो एक अच्छा टीचर और गुड कम्युनिकेशन या इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि जब भी कोई आपकी क्लास में आए तो उसको एक नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट हो, यानी कि बच्चा डरे नहीं आपकी क्लास में आकर के, तभी आप एक अच्छे टीचर और अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं और आप अपने क्लासरूम कम्युनिकेशन को एक बेहतर और कामयाब बना सकते हैं। तो दैट्स इट, आज की क्लास में इतना ही था। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की, जैसे सिंक्रोनस मीडिया क्या होता है, सिंक्रोनस मीडिया क्या है, टाइम शिफ्टिंग क्या है, फिल्टरिंग क्या है, और भी इस तरह की कई सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। 7 Cs के बारे में बात करेंगे, कम्युनिकेशन के 7 Cs क्या होते हैं और पैराफ्रेजिंग वगैरह क्या है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और 7 Cs की बात करेंगे। अंटिल देन आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को ना प्रेस किया हो तो प्लीज़ ज़रूर प्रेस करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिए, इंस्टा के अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। और आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप बने रहें लर्न इको मैजिक के साथ।